नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज़। वैशाली न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम आपकी बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सामर्थ्य क्लासेस के डायरेक्टर मिस्टर सुमित कुमार। सबसे पहले तो आपका हमारे इस स्टूडियो में स्वागत है सुमित जी। थैंक यू। चूँकि माहौल अभी स्कूल टाइम का चल रहा है और एजुकेशन की बात भी हो रही है लगातार, और ऐसे में जैसे ही सामर्थ्य की बात आती है, अब तो सामर्थ्य पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन जब सामर्थ्य खुला था तो लोगों के दिमाग में सिर्फ ये बात आती थी कि इंजीनियरिंग की तैयारी करनी हो या कोटा नहीं जाना हो तो हाजीपुर में एक ऑप्शन है। इंजीनियरिंग की तैयारी से लेकर जूनियर सेक्शन स्कूल की बात अब आप करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, ये अचानक से इस तरीके का बदलाव क्यों क्या कारण हो गया? देखिए, पहले हमें विकास जी समझना होगा सामर्थ्य की जर्नी को। सामर्थ्य हमने 2014 में स्टार्ट किया था। सामर्थ्य एक संस्थान के तौर पे हमने स्टार्ट नहीं किया, एक आइडिया के तौर पे स्टार्ट किया। एक विज़न है। वो विज़न ये है कि जो भी छोटे प्लेसेस हैं, जैसे हाजीपुर हम लोग का इकोनॉमिकली बहुत ही वीक एरिया माना जाता है। छत्तीसगढ़ के कुछ एरियाज़ हैं, मतलब बिहार में और भी एरियाज़ हैं, तो उन एरियाज़ में जो इकोनॉमिक माइग्रेशन है उसको हम लोग रोकना चाह रहे थे। तो इकोनॉमिक माइग्रेशन से मेरा तात्पर्य क्या है कि देखिए, माइग्रेशन जॉब के लिए होना मोर और लेस सही है। अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है अपने क्षेत्र में, तो उस कारण से लोग बाहर जाते हैं, बट उसका कुछ रेमिटेंस आता है, घर पे कुछ पैसा भेजते हैं जिनका कि उपयोग इस शहर में कहीं ना कहीं होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। बट कुछ सालों से ये प्रचलन है कि छोटे छोटे प्लेसेस से बहुत सारे बच्चे पढ़ाई के लिए, सिर्फ पढ़ाई के लिए या तैयारी करने के लिए 9वीं क्लास से ही बाहर की ओर मूव कर जाते हैं, और सालाना करीबन 2 से 3 लाख का खर्चा उनका बैठता है। और पिछले 10 सालों का आप अगर देखेंगे रिजल्ट्स, तो छोटे प्लेसेस से नंबर ऑफ सिलेक्शन बहुत कम हो गया है। बहुत सारे रीजंस हैं, बट हम लोग उतने डिटेल्स में उन रीजंस पे बात नहीं करते अभी। बट ये जो सिलेक्शन का संख्या बहुत कम हो गया, फेलियर रेशियो बहुत इंक्रीज हो गया है, और ये इकोनॉमिक माइग्रेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है शहर के डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि आप सोचिए कि अगर हर साल 3,000, 4,000 या 2,000 बच्चे जाते हैं एक छोटे से शहर से बाहर पढ़ाई करने के लिए, और 3 लाख सालाना खर्चा करते हैं, तो करीबन 50-60 करोड़ रुपया एक छोटे से शहर से बाहर दूसरे स्टेट में जा रहा है, और उस स्टेट में टैक्सेस या उस स्टेट को मिल रहा है। बिकॉज आपको पता ही है कि जो टैक्स सिस्टम है स्टेट और सेंटर में अलग अलग हैं, तो स्टेट को ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो हमारा एम यही था कि अगर उन छोटे प्लेसेस से हम लोग माइग्रेशन को थोड़ा बहुत भी रोक पाएँ, तो वो पैसा एक तो शहर में रहेगा, प्लस उसका परसेंटेज कम हो जाएगा। हमारा टारगेट है कि उसको 30% टू 40% में रिड्यूस कर दिया जाए। प्लस जब माइग्रेशन रुकेगा, पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ बच्चे रहेंगे, फैमिली के आसपास रहेंगे। मान लीजिए 5-6 घंटे में अगर बच्चों के पास पेरेंट्स पहुँच जाते हैं, तो समहाउ बच्चे थोड़े फोकस रहते हैं, उनमें डाइवर्जन थोड़ा कम होता है। तो ये भी एक फ़ायदा था। और इकोनॉमिक माइग्रेशन रुकेगा तो शहर कहीं ना कहीं डेवलप होता है, बिकॉज आप खर्च वहीं पे करोगे, सब्जियां ही खरीदोगे या कपड़े खरीदोगे, तो उस शहर के डेवलपमेंट में वो पैसा लगने वाला है। तो ये हमारा मेन एम था। फिर हम लोगों ने 2014 में यहाँ पे मूव किया हाजीपुर। जर्नी टफ था, बिकॉज हमारा टारगेट ही था कि हम लोग इस बिज़नेस को, इस मॉडल को इस तरह से क्रिएट करें कि दैट शुड बी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस, कि विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया था। कोई बैकअप नहीं, कुछ भी नहीं। मैं था, मेरे साथ प्रज्वल एक नागपुर के हैं, वो भी आईटी बॉम्बे में मेरे साथ ही थे। हम लोग का कॉलेज टाइम से भी था कि कुछ हम लोग सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं। अब यही इशू था कि किस फील्ड में करना चाहते हैं। बट मैंने 2 साल इंडिया का टूर किया ऑन रोड ऑन माई बाइक। तो उस टाइम मेरे को लगा कि एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ सेक्टर है, एनिमल फार्म सेक्टर, ये सब बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो अगर इस सेक्टर्स में एंटर किया जाए और इसको धीरे धीरे करके ऑर्गेनाइज किया जाए, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिशियल रहेगा पूरे सोसाइटी के लिए और शहर के लिए। तो जब हमने स्टार्ट किया था तो मेरे साथ प्रज्वल आए, वो भी नागपुर के रहने वाले हैं, बट ही शिफ्टेड टू बिहार। एक रामेश्वर थे, मतलब हम लोग बहुत अनफॉर्चुनेट थे कि रोड एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया। वो भी मेरे जूनियर थे आईटी बॉम्बे के। तो हम तीनों ने स्टार्ट किया था। बीच जर्नी में हमें रोहित शर्मा एक आईटी कानपुर के, उन्होंने ज्वाइन किया। फिर उसके बाद हिमांशु जैन, वो भी आईटी मेसरा से हैं, उन्होंने ज्वाइन किया। तो हम लोग की जर्नी 4-5 लोगों से शुरुआत हुई। तो पहले साल में हम लोग थे, फिर दूसरे साल में भी हम लोग इन्हीं इस टीम से 5-6 लोगों की टीम से थे। तो पहले साल में हम लोग पास 15-20 बच्चे हुए।
लोगों को समझें, बिकॉज हमारा एम भी था कि शुरू में लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा, जो कि झेलना भी पड़ा होगा। हाँ, क्योंकि देखिए एक छोटे शहर में लोग का इतने ज़्यादा उनका ट्रस्ट टूटा होता है कि जल्दी ट्रस्ट करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो इस जर्नी का सबसे पहला दौर हम लोग मेंटली प्रिपेयर थे कि 2-3 साल तक लोगों को ट्रस्ट होने में लगेगा कि हाँ भाई ये लोग IITian लोग आ सकते हैं, बिकॉज सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि IITian होके यहाँ क्या कर रहा है। फिर 2 साल में वो ट्रस्ट बिल्ड हुआ, रिजल्ट भी आना स्टार्ट हुआ। पहले साल में जैसे 7 लोग हम लोग के JEE मेंस में क्वालिफाई किए थे, 2 लोग का IIT में सिलेक्शन हुआ। सेकेंड ईयर में हम लोग का 3 लोग IIT में गए, 16 लोग मेंस में गए थे। थर्ड ईयर में वही जर्नी, क्योंकि हम लोग का बैच बहुत बड़ा नहीं होता है, 35 से 40 के बीच में होता है। थर्ड ईयर में 24 तक संख्या पहुंचा मेंस का, 8 लोग IIT में गए, नेक्स्ट ईयर 10 लोग हैं। तो एक जर्नी स्टार्ट हो गया, तब धीरे धीरे लोगों का ट्रस्ट बनना स्टार्ट हुआ। उस जर्नी में हम लोग जो चीज़ हम लोग का ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि सिर्फ IIT या मेडिकल की तैयारी से ये शहर नहीं डेवलप हो सकता है। प्लस हम लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि बच्चों का 5 से 6 मंथ हमें लगता था बेस बनाने में, एक बहुत जो नीचे की आधार, बिल्कुल, बिकॉज वो आधार बिल्कुल बहुत कमजोर जो है, कि बिहार में काफ़ी परेशानी है इस बात को बहुत ज़्यादा परेशानी। एक सिंपल सा है, जैसे लोगों को ये तक नहीं पता था कि 0 इवन नंबर होता है, अच्छा, बिकॉज बुक्स में लिखा नहीं होता है। 0 प्राइम नंबर क्यों नहीं है ये नहीं पता, बहुत बेसिक आइडियाज़ लोगों को पता नहीं है। इनफैक्ट आप समझिए हमारा एजुकेशन सिस्टम क्या है कि बच्चों को टेबल्स याद हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बट 1 जा 2 जा क्या होता है पता ही नहीं है। तो एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है जो कि मतलब आश्चर्य करने वाली बात है कि 80 to 90% लोगों को नहीं पता है दैट इट इज़ नॉट 1 जा, इट्स 1 साल। तो ये सिस्टम हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि 6 मंथ हमारा जो लॉस हो रहा है, अगर हम लोग शुरू से उस पर जाएँ तो ये लॉस होना कम हो जाएगा। प्लस बच्चों का अगर बुनियादी तरीके से मजबूत होगा तो वो रिज़ल्ट भी अच्छा होगा। दूसरी हमारे साथ एक प्रॉब्लम आई कि हमने सोचा, हमारा एक जो बिज़नेस मॉडल हमने क्रिएट किया कि हम लोग जो पेइंग कैपेसिटी वाले बच्चे हैं उनसे या पेरेंट्स हैं उनसे हम पेमेंट लेंगे, लेकिन जो इकोनॉमिकली बहुत ही वीकर सेक्शन है उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। और जैसा आप जानते हैं कुछ सक्सेसफुल जर्नी भी है वैसे उन बच्चों का। अभी कितने बच्चे हैं इस तरीके के? अभी हम लोग के पास करीबन 130 बच्चे हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास पढ़ रहे हैं। तो उस चीज़ में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, खासकर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे, वो मैट्रिक एग्ज़ाम ही नहीं दे पाते हैं। बिल्कुल 8वां तक जाते जाते उनका ड्रॉप हो जाता है और वो कमाई में लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। या जो लोग देते भी हैं वो बस नाम के लिए देते हैं कि बस दे देते हैं बोर्ड। तब हमने डिसाइड किया कि नहीं, हमें वापस से 6 से स्टार्ट करना है। तो नेक्स्ट फेज हमारा 3rd ईयर के बाद, मतलब 4th ईयर जाने पे हमने स्टार्ट किया 6 क्लास से स्कूलिंग सिस्टम। वहाँ पे हमने 6 क्लास से ही गरीब बच्चों को उठाना स्टार्ट किया सो दैट कि उन पे हम लोग वर्क करना स्टार्ट करें। तो ये जर्नी इसी प्रकार से हुआ कि जो भी चैलेंजेस हम लोग फेस किए उसी चैलेंजेस का पॉसिबल सॉल्यूशंस को हम लोग देखते गए। जैसे 6 में फिर स्टार्ट किया तो हमने देखा कि 6 क्लास से हमने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को काफ़ी बच्चों को उठाया। तब हमारा नेक्स्ट चैलेंज आया उनका लैंग्वेज। उन्हें इंग्लिश समझने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि हमारे सरकारी स्कूल का जो सिस्टम है काफ़ी लेट हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इंग्लिश समझने में उनको दिक्कत होने स्टार्ट हुई। तब हमने सोचा कि उन पे हमने मेहनत भी किया, तो कुछ बच्चे तो अच्छा कोप अप कर लिए बट कुछ बच्चों को अभी भी दिक्कतें हैं। तब हमने स्टार्ट किया कि नहीं, अब और बेस से हम लोग जाते हैं कि अगर हम शुरू से ही उन बच्चों को फोकस करें, लैंग्वेज पे भी कमांड कराएं, तो जाके काफ़ी अच्छा आउटकम आ सकता है। तो इस कारण से हमने इस साल से क्लास 1 से भी स्टार्ट किया है। टारगेट वही है कि हम लोग बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करें। अभी हम लोग के पास हम लोग में कमी है कि हम लोग के पास बहुत बड़ा इंफ्रा नहीं है, तो हम लोग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जो कि मैं इंटेंशन है इन फ्यूचर हम लोग उस चीज़ पे भी करेंगे। बट तत्काल में हम लोग एकेडमिकली काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और जैसे हम लोगों ने कुछ चीज़ों को नया इंट्रोड्यूस किया, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लैंग्वेजेस को इंट्रोड्यूस किया। कुछ ऐसे लैंग्वेजेस जिस पे बहुत लोगों ने क्वेश्चन उठाया कि क्यों ये लैंग्वेज सिखाया जा रहा है। तो जैसे हमने उर्दू, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश, इन चारों लैंग्वेजेस को हमने कंपलसरी किया बच्चों के लिए। रीज़न यही था कि अगर एक बच्चा मतलब नॉर्मल ऑब्जर्वेशन आप रखिएगा कि जो भी मल्टी लिंग्विस्ट है वो बच्चे बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, बिकॉज वो एक टाइम में 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस को ग्रास्प कर सकते हैं। तो हमने उसी कंसेप्ट को यहाँ पे डाला कि अगर बच्चे लैंग्वेजेस ग्रास्प करेंगे तो उनका अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट फॉर लिटरेचर भी बढ़ेगा। बिकॉज हमारा एम ये नहीं है कि सिर्फ बच्चे IIT या फिर मेडिकल ही निकले, उसी फील्ड में जाए, वरना जिस भी फील्ड में निकले तो ओवरऑल उनका जो स्मार्टनेस है वो दिखना चाहिए, स्मार्टनेस होना चाहिए, प्लस एक अच्छे ह्यूमन बीइंग भी होने चाहिए।
और ह्यूमन बीइंग अच्छे होने के लिए मैंने जानबूझ के उर्दू को इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज अपने एक धारणा बन गई है कि ये लैंग्वेज मुस्लिमों का है। हाँ, ये तो बिल्कुल। तो एक रिलीजियस हार्मनी भी बच्चों में आए, तो संस्कृत भी है, उर्दू भी है, बेसिक ही है, बट एक तो रिस्पेक्ट दूसरे के प्रति भी जनरेट हो, एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी उनमें आए कि नहीं भाई ये भी सही है वो भी सही है। तो वो अप्रोच उनमें होना बहुत जरूरी है, कम एज से हो तब वो जाके आगे फ्यूचर में मतलब बहुत ही ओपन माइंडेड रहेंगे। बिकॉज अपने यहाँ सबसे प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा ड्यू टू पोलराइजेशन ये सब दिक्कतें हैं, तो उसको दृष्टि में रखा। हर चीज़ को लेके हेजिटेशन बिल्कुल। और हिचक जो है वो बना हुआ बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ थोड़ा सा टूटना स्टार्ट हुआ है, बच्चे लोग अच्छा उसमें वर्क कर रहे हैं। फिर दूसरा चीज़ हमने क्या किया, एप्टीट्यूड को भी एक पार्ट ऑफ करिकुलम डाल दिया, जो हम लोग रीजनिंग जिसको बोलते हैं, तो एक मेंटल एप्टीट्यूड को भी हमने एक पार्ट ऑफ करिकुलम डाला, सो दैट कि बच्चे जो हैं वो स्टेप से डेवलप करेंगे फ्यूचर में जाके। बिकॉज पोस्ट ग्रेजुएशन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन है, वो सिविल सर्विसेज हो या कुछ भी हो, उसमें एप्टीट्यूड का रोल आ जाता है। तो एप्टीट्यूड का अभी से उनके माइंड फ्रेम प्रिपेयर हो जाए तो फ्यूचर में एक अच्छा जॉब वो पक्के से पा सकते हैं। बहुत आईटी ना भी निकले तो भी एक अच्छा सा जॉब वो पा सकते हैं। अभी इस हालत में कि 8वां 9वां के बच्चे में अगर आप एसएससी या रेलवे का एग्जाम दिलवा दीजिए, दिल क्वालिफाई तो ये था कि एप्टीट्यूड को हम लोग करें, सो दैट उनकी सोचने की कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो। नेक्स्ट हमने एक स्पेशल एडिशन न्यूज़पेपर का कलकत्ता से मंगाना स्टार्ट किया, सो दैट कि बच्चों की इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस भी इंक्रीज होते जाए। तो इस कंसेप्ट को हमने डाला उसमें। हमने 2-3 चीज़ अनऑर्थोडॉक्स वे में स्टार्ट किया, जैसे हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है, बहुत लोग का इस पर भी क्वेश्चन है। तो उसका रीज़न मेरा यही था कि यूनिफॉर्म से यूनिफॉर्मिटी तो आती है, बट यूनिफॉर्म इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू डिसिप्लिन, जो लोगों को लगता है। डिसिप्लिन एक इन्वायरमेंट से क्रिएट होता है, एंड वी हैव टू क्रिएट दैट इन्वायरमेंट। प्लस हम लोगों ने क्या किया कि खुद के थ्रू ही बच्चों को टी शर्ट वगैरह दे दिया कि वो पहन के आए ताकि एक इन्फॉर्मिटी लगे। और दूसरा मेरा है कि मैं नहीं चाहता कि, बिकॉज मेरे पास 30% बच्चे ऐसे हैं जो कि इकोनॉमिकली बहुत वीकर सेक्शन से हैं, और लिटरली ऐसे फैमिलीज हैं जिनके पास हर दिन के खाने का भी उपाय करना मुश्किल होता है, और हम लोग कोई फंड वगैरह नहीं लेना कहीं से, तो इसी सेम सस्टेनेबल सिस्टम्स हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो हम लोग नहीं चाहते कि हर पेरेंट्स पे एक बर्डन आए यूनिफॉर्म का भी, 2000-3000 जो खर्चा है वो भी रिड्यूस हो, तो ये भी एक रीज़न था। सेकेंड थिंग, हमने बुक्स इंट्रोड्यूस नहीं किया, हम लोग सिर्फ बेसिक एक एनसीईआरटी बुक बच्चों को दिलाते हैं। प्लस हम लोग का क्या है कि नॉलेज बेस्ड पूरी तैयारी होती है, तो वो हम लोग खुद से एक मटेरियल प्रिपेयर करके उसके थ्रू हम लोग बच्चों को प्रिपेयर कराते हैं। बेस हमारा एनसीईआरटी रहता है, सिर्फ वही बुक बच्चों को लेना होता है, बाहर की कोई बुक नहीं, कोई भी प्राइवेट पब्लिकेशन कुछ भी। हम लोग जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है हम लोग खुद दे देते हैं बच्चों को, अपने तरफ से प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, सब कुछ फ्री में इंट्रोड्यूस होता है। हम लोगों ने 2-3 सिस्टम किया, जैसे हमारे कोई एडमिशन फ़ी नहीं है, कोई अदर सोर्स मतलब हिडन चार्जेस नहीं है, जो फ़ी है वो फ़ी है, दैट्स इट इंक्लूड्स ईच एंड एवरीथिंग। तो इससे भी थोड़ी सुविधा हुई है पेरेंट्स को कि अननेसेसरी का परेशानी नहीं होता है, एक बर्डन नहीं होता है। हम लोग की कोशिश होती है कि जो भी हम लोग, मार्केट में तो ये भी हुआ है कि बहुत पैसे लेते हैं। नहीं, अगर हम लोग इकोनॉमिकली देखा जाए तो काफ़ी कम है कंपेयर टू एनी अदर स्कूल, बिकॉज वही हिडन चार्जेस लोग काउंट नहीं कर पाते हैं। लोग पर मंथ का फ़ी सोचते हैं, बट जैसे हम लोग का जूनियर फ़ी का क्लास 1 का बस 35,000 है, 1 2 3 का, तो 35,000 एनुअली पर एनम, तो 3,000 पर मंथ पड़ता है। अगर आप यहाँ के जो भी अच्छे से अच्छे स्कूल देखिएगा, किसी का 3900 पर मंथ है, किसी का 2400 है, किसी का 2500 है, प्लस फिर हर पर एनम का एडमिशन फ़ी होता है, पर एनम फ़ी होता है, प्लस जनरेटर फ़ी, ये फ़ी वो फ़ी, मतलब कैलकुलेट कीजिएगा तो ओवरऑल इससे ज़्यादा ही पड़ता है किसी भी स्कूल का। हाँ, ये दिक्कत होती है कि हमने जो इंट्रोड्यूस किया कि 1 टाइम पेमेंट सिस्टम, तो इसलिए लोगों को लगता है कि ज़्यादा है, वरना ओवरऑल अगर देखा जाए तो बहुत कम है। प्लस हमारा क्या है कि हमारे बच्चे को ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई एक्सटर्नल नहीं है, बिकॉज हमारे टीचर्स अवेलेबल हैं उनके लिए एनी टाइम। तो अगर क्लासेस आर के बाद भी उनको दिक्कत होती है, दे कैन स्टे एंड आस्क क्वेश्चंस। तो ये तो जैसे दूर के बच्चे होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटी है वो मुश्किल हो जाएगी। नहीं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी भी हमने प्रोवाइड कर रखी है बच्चों को, सो दैट कि अगर, और हमारी गाड़ियाँ जो है 2 ट्रिप में जाती है, एक इवनिंग में 6 बजे भी निकलती है, सो दैट कि जो बच्चा रुकना चाहें वो रुकते हैं, अपना डाउट्स पूछा और सामने वाले बस गाड़ी से चले जाते हैं। तो ये सारी सुविधाएं, जितना भी जो भी पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन हम लोग धीरे धीरे करके कर रहे हैं। अभी और भी प्रॉब्लम्स हमें दिख रहे हैं, जिसका विद टाइम सॉल्यूशन होते चला जाएगा। अभी जिस चीज़ पे हम लोग वर्क करें, एक तो लैंग्वेज बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, बिकॉज हमने एक सिस्टम डेवलप किया कि कोई भी सीन क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं आना है। तो इससे क्या हुआ कि बच्चों की थिंकिंग कैपेसिटी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। अब वहाँ पे बैरियर आता है वही लैंग्वेज का,
तो इस पे हम लोग फोकस करें बिकॉज ताकि वो क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पे एक दिक्कत आती है। तो ये सब अलग अलग चैलेंजेस हैं, बट धीरे धीरे हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। फिर हम लोग शुरू से ही ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव ये पैटर्न पे बच्चों का एग्जामिनेशन लेते हैं। हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनेशन होता है, हर 2 वीक या 3 वीक पे एग्जामिनेशन होता है। प्लस एक्टिविटीज़ वगैरह भी जो हम लोग कहते हैं मोर ऑफ सोशल काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ होते हैं बच्चों के, जो डिबेट भी होते हैं, तो वो मतलब दे आर वेरी अनऑर्थोडॉक्स टाइप। तो हम लोग का यही होता है कि उसके थ्रू बच्चे लर्न करें। जैसे कभी पॉल्यूशन पे है तो पॉल्यूशन पे दे हैव टू स्टडी एंड दे हैव टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर दैट। इट्स नॉट कि जस्ट आपको रोट लर्निंग करनी है कि रीड किया, रटा और बता दिया। तो दे हैव टू रिसर्च ऑन दैट एंड दैट टू ऑन लोकल इश्यूज़। आस पास में देखते हुए क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं डे टू डे बेसिस पे, उस पर वो लोग प्रेजेंट करते हैं इन फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, इन फॉर्म ऑफ डिबेट्स, इन फॉर्म ऑफ इम्प्रॉम्प्टूज काफ़ी होते हैं। तो ये सब से देख रहे हैं हम लोग, हमने ऑब्जर्व किया कि बच्चों का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ, प्लस सोचने की कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। एक और चीज़ जिस पे हमारी बहुत कोशिश रहती है कि बच्चों के क्यूरोसिटी पे को दबाया ना जाए। तो हमने ये सिस्टम रखा है, कोई कहीं से कुछ भी पूछना होता है दे कैन आस्क। तो वो डर जो होता है कि हम टीचर से पूछेंगे और टीचर हमें डांट देंगे, वो डर हट गया है बच्चों में कि बिल्कुल फ्री है। जैसे मेरा खुद का ऑफिस होता है तो वहाँ पे कोई नॉकिंग सिस्टम नहीं है, ताकि बच्चे किसी चाहे कोई भी बैठा किसी होता टाइम में है भी किसी भी टाइम आ जाते हैं, मतलब दे कैन कम इन, दे आस्क क्वेश्चन, दे गो बैक। तो ये एक सेंस ऑफ रिलैक्सेशन उनमें फील होता है कि भाई दे थिंक दे ओन द प्लेस। तो बच्चों में ये है कि वो मेरा है। तो मेरे कोई बच्चे ये नहीं बोलते कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, अब दे हैव दिस सेंस कि सामर्थ्य फैमिली है। तो ये सेंस के कारण काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट होना स्टार्ट हुआ है। एक घर से निकल के दूसरे घर जाना। बिल्कुल। तो वो हमारे यहाँ जैसे एब्सेंटी बहुत कम होते हैं, जो एब्सेंस का रेशियो है बहुत कम है। मतलब हार्डली अगर बच्चों का बिलो से बिलो बच्चों का देखा जाए तो 10% या हार्डली 10% एब्सेंट होते हैं पूरे सालों में। तो ये भी एक अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे कोई उन पे रेस्ट्रिक्शन उनको नहीं लगता कि हम जाएंगे और बहुत ज़्यादा हार्शनेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, ये नहीं है। बिकॉज हमें पता है कि कुछ बच्चों की कैपेसिटी नहीं होती है बहुत ज़्यादा स्टडी में ही आगे बढ़ें। तो हमारी कोशिश है कि 30% का बच्चा है तो उसको 40%, 50%, 60% तक पुश करके ले जाया जाए। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं 30% उसकी कैपेसिटी, नेचुरल कैपेसिटी, और उसको हम सीधे 95% ले आएंगे, बिकॉज वो एक तो इलॉजिकल भी है और इम्प्रैक्टिकल भी है। तो वी हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, और जो भी अप्रोच होना चाहिए वो कि हाँ उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उसकी जो कैपेसिटी, जो उसकी फुल पोटेंशियल है उससे बेहतर हो, उस तक तो कम से कम रीच करें। बिकॉज हर बच्चा से ये एक्सपेक्ट करना कि भाई आप 90% ले आओगे, 95% ले आओगे, ये मतलब हम लोग एज एडल्ट हमारी बेवकूफ़ी है। तो इस चीज़ पे हम लोग कोशिश होती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पुश ना करें, हम उन्हें बस ये रियलाइज़ करें कि उनका पोटेंशियल क्या है और उसके आधार पर उनको डेवलप किया जाए। ये तो ओवरऑल आपके सामर्थ्य की जर्नी की बात हो गई। अब चूंकि एक और सवाल पब्लिक के मन में या फिर पेरेंट्स के मन में आता है कि सुमित कुमार तो एक हायर एजुकेशन की बात कर रहे थे, इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, अचानक से जूनियर सेक्शन में भी चले आए, तो कहीं ना कहीं फोकस तो थोड़ा बटेगा और जिसका नुकसान यहाँ के छात्रों को, स्टूडेंट को होगा। तो थोड़ी जो कहते हैं ना कि नज़रअंदाज कर जाना, उस तरीके की बात लोगों के दिमाग में आ रही है। नहीं, देखिए इनफैक्ट फोकस और ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज जब आप नए चैलेंजेस को लेते हो तो आप और ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाते हो अपने टास्क में, अपने विज़न में। तो ये जो सोचना है लोगों का कि नहीं भाई एक क्लासेस था, स्कूल बन गया तो फोकस, बिकॉज थिंग इज कि हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है। कहने करते कि पहले कम बच्चे थे, देखिए कम लोग थे, तो फोकस ज़्यादा था, 24/7 ही टाइम होता है। बिल्कुल। और उस टाइम में ही आपको फिर स्कूल्स की भी बात करें तो फिर कहीं ना कहीं फोकस तो बटेगा ही निश्चित तौर पे। नहीं, देखिए अंतर भी है ना, पहले हम लोग 4 लोग थे, अब 70 लोग हो गए, तो ये भी, और सब लोग इक्वली डेडिकेटेड हैं। तो ये भी है कि टीम भी है वो इम्प्रूव होते जा रहा है और एक्सपीरियंस लोग भी आते जा रहे हैं। जैसे पहला 2-3 साल तो हम 4-5 लोग ही थे, फिर कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, तो जो भी लोग ज्वाइन किए थे दे वर वेरी नाइव, उनको हमने ट्रेन भी किया। फिर अब बट चूँकि लोगों का ट्रस्ट नहीं था कि नई जगह है, होगा नहीं होगा, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, अब जाके क्या हुआ है कि अब एक्सपीरियंस लोग आके हमें ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे अभी एक संजय सर हैं, IIT कानपुर से पास आउट है, 95 बैच के। अच्छा, काफ़ी बड़ा। तो इवन ही हैज़ ज्वाइंड अस। तो इस टाइप से हमारे पास काफ़ी लोगों ने मतलब एक्सपीरियंस लोग ज्वाइन करना स्टार्ट किए, तो उसका भी फ़ायदा होना स्टार्ट हुआ है। तो विद टाइम यही सबसे बड़ी बात है कि ट्रस्ट बनना, तो ट्रस्ट बाहर के लोगों में भी बन गया है कि वो आ सकते हैं हाजीपुर।
आप खुद सोचो कि हाजीपुर में मेरे पास मैक्सिमम जो लोग हैं वो हाजीपुर के बाहर के हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग हैं जो बिहार के बाहर रहते हैं एंड दे आर स्टेइंग हियर, बच्चों के हॉस्टल में बच्चों के साथ ही रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिस पे अगर लोगों का ट्रस्ट बाहर के लोगों पे बन गया है तो खुद ब खुद समय के साथ शहर के लोगों का भी ट्रस्ट बन जाएगा। और रही बात की डाइवर्जन की या फिर मतलब बैलेंस आउट नहीं होना, तो ये गलत है बिकॉज दोनों यूनिट अलग है और दोनों के लिए डेडिकेटेडली टीम ऑलरेडी है, तो ये बैलेंस नहीं, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा और इम्प्रूव हो गया बिकॉज हम लोग को अपनी खामियां भी पता चलते जा रही हैं, उन खामियों पे दूर करते जा रहे हैं। तो पिछले कुछ सालों में और इम्प्रूवमेंट ही हुआ, चाहे मेरे खुद के पढ़ाने के स्टाइल में हो या फिर बाकी टीम मेंबर्स के पढ़ाने के स्टाइल में, वो इम्प्रूवमेंट ही आया है बिकॉज एक्सपीरियंस का भी फ़ायदा होता ही गया। बिल्कुल, तो इसलिए टाइम उसका फ़ायदा होता ही रहेगा। इसलिए ऐसी दिक्कत नहीं। हाँ, कुछ पेरेंट्स का है, जैसे कुछ होता है कि सर मतलब आप शाम वाले बैच पे कम ध्यान देते हैं। हाँ, ये इस तरह के सवाल सुनने को मिलते हैं। अब उसका सिंपल सा रीजन देखिए, दिन में बच्चे हमारे पास 8 घंटे रहते हैं, शाम में 2 घंटे रहते हैं, ध्यान दोनों पे इक्वल जाता है। अब अंतर ये होता है उन पे 4 गुना समय मिल रहा है उनके पास, इनको बस 2 घंटा मिल रहा है, प्लस इन बच्चों पे ऑलरेडी प्रेशर है बाकी अपने स्कूल्स का भी, तो इसलिए पेरेंट्स को लगता है, वरना ध्यान हमारा जो शुरू में था वही इक्वली एकदम इक्वल है। हाँ, पेरेंट्स को ये लग रहा है कि जो स्कूल में जा रहे हैं बच्चे उनका इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है कंपेयर टू दोज हु आर कमिंग इन इवनिंग। तो ऑफकोर्स सही बात है, देखिए अब एक बच्चा जो 8 से 10 घंटा हमारे पास रह रहा है तो उनका इंप्रूवमेंट का रेशियो तो हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। बिल्कुल। तो एक तो ये हो गई स्कूलिंग की बात, फोकस की बात। अब चूंकि आपने शुरू में ही कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के थोड़ी कमी है, स्पोर्ट्स की बात हो या फिर और तमाम चीज़ों की बात हो, वो कैसे पूरा होगा? क्योंकि वो तो गार्जियन के आज के गार्जियंस ये भी जानते हैं कि हमारा बच्चा सचिन तेंदुलकर भी बन सकता है, हमारा बच्चा कोई अच्छा सिंगर भी बन सकता है, अच्छा डांस डायरेक्टर भी बन सकता है, तमाम चीज़ें हैं, अच्छा पेंटर हो सकता है। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो है जी। उसको कैसे पूरा करेंगे फिर? देखिए क्योंकि मार्केट काफ़ी खुला हुआ है और बहुत सारे लोग मार्केट में हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत सारे लोग आपसे कहीं बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ उनको कम्पीट करने के लिए फिर कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, हम लोग सिर्फ स्पोर्ट्स फैसिलिटी अभी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी इन हाउस हो सकता है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे म्यूज़िक हो, इन सब चीज़ों में हम बच्चों को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। इनफैक्ट द वे दे हैव स्टार्टेड स्पीकिंग वो काफ़ी अच्छा है, आप उनका जनरल अवेयरनेस देखोगे तो काफ़ी अच्छा हो गया। स्पोर्ट्स के लिए हम लोग धीरे धीरे एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं बिकॉज इट विल टेक सम टाइम। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हम लोग का प्लान ही था जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करने का, तो इट विल टेक सम टाइम, बट आई थिंक कि 1 से 2 साल में वो प्रॉपर जो स्पेसिंग है वो हो जाएगा। बिकॉज हम लोग का टारगेट भी है कि बिकॉज मैं खुद एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन रह चुका हूँ बच्चों में, तो हम लोग का टारगेट भी है कि नहीं वो फैसिलिटीज़ को भी दिया जाए बच्चों को, क्योंकि शहर में भी ये कमी है तो बच्चों के पास स्पेस नहीं होता, प्लस उनकी एनर्जी सही डायरेक्शन नहीं लग पाती है। तो हमारी कोशिश इसी रहती है कि मैक्सिमम टाइम बच्चे हमारे पास रहते हैं। तो ठीक है, स्पोर्ट्स के अलावा जो है जैसे सिंपल मेंटल पजल्स वगैरह हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं वो, तो पजल गेम्स हैं या फिर इन हाउस जो भी फैसिलिटीज़ हो सकती है वो सब बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है। 2 से 3 साल में इस अपार्ट फ्रॉम दैट आउटडोर जो भी फैसिलिटी होगा, हार्डली 2 से 3 साल में शहर को एक अच्छा फैसिलिटी मिलेगा। दैट वी कैन प्रॉमिस, वादा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा फैसिलिटी मिलेगा। चलिए, तो बहुत सारी बातें हो गई, काफ़ी समय हो गया है, ये तो सामर्थ्या की जर्नी रही है और मेरी शुभकामना है कि आप पहले तो हायर सेक्शन में आए, फिर अभी 1 से शुरू कर रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि आप एक बेहतर स्कूलिंग सिस्टम लेकर के शहर में आए, शहर को दें, ताकि जो शहर का एनवायरनमेंट है वो और बेहतर हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस खास कार्यक्रम आपकी बात में। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही, विकास को दीजिए याद, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।